हेलो एवरीवन, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का 2024 का बायोलॉजी का स्टेट बोर्ड का पेपर। तो बेसिकली पेपर वाज वेरी इजी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर ऐसा था कि बहुत ही इजी आया और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि बच्चों को डिफिकल्ट लगा हो। एक या दो ऐसे क्वेश्चन मुझे लगते हैं थोड़ा सा डीपली पूछे गए। अदरवाइज पेपर बहुत ही इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे और उनके आंसर भी सीधे सीधे आ रहे थे। हर क्वेश्चन में क्या लिखना है ये आपको बड़े क्लियरली पता था। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट पेपर वाज वेरी इजी। ठीक है, आपका पेपर कैसा गया, आपको पेपर कैसा लगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। और जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट डाले हैं पॉइंट्स, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी शेयर करते हैं या मैं जो भी आपको वीडियो में शेयर करता हूँ कि व्हाट आर द टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो पेपर में आने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखेंगे आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं पेपर में। सबसे पहले हम लोग मैच द एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। तो एमसीक्यू में हम लोग क्या देखते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट विच कॉजेस इनिबिटरी इफेक्ट। तो प्लांट में दो ही हार्मोन है जो कि इनिबिटरी इफेक्ट कॉज करते हैं, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। उसमें से भी इथिलीन प्रमोटर भी है और इनिबिटर भी है। तो एब्सिसिक एसिड ही एकलौता ऐसा है जो कि टोटली इनिबिटर इफेक्ट देता है। सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैकोपेरॉन। तो लैकोपेरॉन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लैकोपेरॉन में कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे कि रेगुलेटर जीन आई होता है, उसके बाद में यहाँ पे एक ऑपरेटर जीन होता है, उसके बाद में प्रमोटर जीन होता है और स्ट्रक्चरल जीन होते हैं Z, Y एंड A। ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो रेगुलेटर जीन यहाँ पे देखो ओपेरॉन का पार्ट है, ऑपरेटर ओपेरॉन का पार्ट है, प्रमोटर ओपेरॉन का पार्ट है। इंड्यूसर एक्चुअली लैक्टोज होता है जो इस ओपेरॉन को ऑन या ऑफ करता है। ठीक है, तो लैक्टोज यानी इंड्यूसर इसका आंसर है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स इनटू। जब एट द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो सेकेंडरी एग रिलीज हुआ है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन बनाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। तो ऐसे में कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है कॉर्पस अल्बिकन्स में, है ना। तो बेसिक सा यहाँ पे सिंपल सा ये आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स नेजल कैविटी। तो मिजेथमॉइड कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज होती है मिजेथमॉइड कार्टिलेज, ये आपकी नेजल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय अनस्टरलाइज्ड नीडल। अनस्टरलाइज नीडल से होने वाला बीमारी जैसे हेपेटाइटिस बी होता है, एड्स होता है, ऐसी बीमारियां होती है। तो यहाँ पे एड्स इसका सही आंसर है। आप देखिए एलिफेंटियासिस हमने पढ़ा था, क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से फैलता है, फीमेल क्यूलेक्स। मलेरिया फीमेल एनाफिलस, डेंगू फीमेल एडिस। ठीक है, तो ये सारे मॉस्किटो के काटने से फैलते हैं। ये अकेला जो है ये सिरिंज यानी कि इन्फेक्टेड नीडल या सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। आगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर जनरली कितना होता है, कितना न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। तो ये क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो एंजाइम है वो डीएनए के कौन से पार्ट पे कट करेगा, तो उसका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड का होता है। ठीक है, तो हमने एक ऐसा पढ़ा है हिंड 2 के लिए। हिंड 2 के लिए हमने क्या पढ़ा है, GAATTC। तो इधर भी GAATTC। तो ये बेसिकली 5 to 3 और 5 to 3 ऐसा है। तो ये बेसिकली देखो 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो वही 4 से लेके 8 न्यूक्लियोटाइड तक का सीक्वेंस आपको देखने को मिल सकता है फॉर रिकॉग्निशन साइट। अगला हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिक्वायर पॉलिनेटर बट रिजल्ट इन जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। मतलब ऐसे कौन सा पॉलिनेशन का टाइप है जिसमें पॉलिनेटर की जरूरत होती है, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन ले जाने हैं, लेकिन वहां पे कोई खास जेनेटिकल डिफरेंस नहीं है, ये एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन ही है। तो इसका आंसर जिटोनोगैमी होता है, जिसमें क्या होता है कि एक ही प्लांट पे दो फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर ये और एक फ्लावर ये। तो पोलन ग्रेन यहां से यहां जाएगा और उसके लिए पॉलिनेटर की जरूरत होगी, जिटोनोगैमी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर टू स्टिग्मा इन सेम प्लांट। ठीक है, ठीक है, आगे बट डिफरेंट फ्लावर। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व फर्दर। तो इनमें से ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो इवॉल्व नहीं करती। तो सक्सेशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक तरीके से वो एंड पॉइंट होता है जहां पे पूरा सिस्टम इकोसिस्टम बैलेंस हो जाता है, इसके आगे कोई और स्टेज नहीं आती। पायोनियर वो पहली स्टेज होती है जहां से सक्सेशन शुरू होता है। प्राइमरी सक्सेशन के बाद सेकेंडरी सक्सेशन हो सकता है। सीरियल कम्युनिटी मतलब अलग अलग स्टेजेस होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। आगे आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट टर्म फॉर द नंबर ऑफ बर्थ अंडर आइडियल कंडीशन। तो हमने पढ़ रखा है आइडियल कंडीशन का मतलब हमने पढ़ा है कि जब सारी कंडीशन सही है, जब पूरा खाना पानी और हर चीज अवेलेबल है,
कोई प्रेडेटर नहीं है, कोई शिकारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं हो रही है, ऐसे टाइम पे ऑर्गेनिज्म जो है वो मैक्सिमम नंबर से रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ऐसे में इसको हम लोग एब्सोल्यूट नेटेलिटी मतलब एब्सोल्यूट बर्थ रेट कहते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, रियलाइज का मतलब क्या है कि जो नेचुरल कंडीशन में होता है, जैसे कि जहाँ पे कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, जैसे कुछ क्लाइमेट चेंज के हो सकता है, या कुछ बीमारी आ सकती है, या कोई शिकारी आ सकता है, या खाने की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो ऐसे में ऑर्गेनिज्म अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इसको रियलाइज्ड नेटेलिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी और एब्सोल्यूट रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका आंसर है एब्सोल्यूट नेटेलिटी। तो आइडियल कंडीशंस में ऐसा होता है। ठीक है, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो ये मैंने भी बता रखा है कि इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए और आता ही है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए दो कर्व दिया है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है यहाँ पे, है ना, तो ये हमने पढ़ रखा है। अब ये ए क्या है, ए जो कर्व है ये है हमारे पास यहाँ पे s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z। ठीक है, और b क्या है, इसी को log में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log s इज इक्वल टू log c प्लस ये z इधर ले लेंगे, z log a। तो आप देखो यहाँ पे a और b के लिए हिसाब से क्या सही, तो a के हिसाब से तो मुझे c सही लग रहा है, s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z, s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो s ये नहीं है, c ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे b के लिए दिया है s इज इक्वल टू लॉग c चाहिए, यहाँ पे c चाहिए था, ये देखो ये c चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा था ये भी, इसका आंसर c आता है। नेक्स्ट, व्हाट आर वेस्टिगियल ऑर्गन। तो एक एक मार्क के क्वेश्चन थे और बड़े सिंपल से थे। वेस्टिगियल ऑर्गन क्या होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एक वेस्टिगियल ऑर्गन होता है, विजडम टीथ एक वेस्टिगियल ऑर्गन होता है, मैं लिखूंगा नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा अपेंडिक्स एक वेस्टिगियल ऑर्गन होता है। ठीक है, कोकीगियल बोन वेस्टिगियल ऑर्गन होती है। तो ये ऐसे ऑर्गन है हमारे बॉडी में जिनका आज के डेट में कोई फंक्शन नहीं है, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। द ऑर्गन डू नॉट हैव एनी फंक्शन इन द बॉडी बट स्टिल प्रेजेंट इन द बॉडी, रिप्रेजेंटिंग एंसेस्टर फीचर। तो हमारे एंसेस्ट्रल फीचर की हमारे पूर्वजों में उसका कोई काम होगा, लेकिन आज हमारे बॉडी में नहीं है, तो ऐसे ऑर्गन को वेस्टिगियल ऑर्गन कहते हैं। व्हाट आर पूछा है, उनके नाम नहीं पूछे, तो वेस्टिगियल ऑर्गन का डेफिनेशन बताना है आपको, ना कि उनके नाम बताने। ठीक है, तो व्हाट आर वेस्टिगियल ऑर्गन्स, क्या होते हैं वेस्टिगियल ऑर्गन्स, तो आपने क्या लिखना चाहिए था, वेस्टिगियल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स विच रिप्रेजेंट्स एंसेस्ट्रल फीचर which is present in the body of an animal but does not have any function। ठीक है, ऐसे ऑर्गन जो बॉडी में होते हैं बट उसका फंक्शन नहीं होता एंड रिप्रेजेंट करते हैं एंसेस्ट्रल फीचर को। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन होना चाहिए था। आपने अगर लिखा होगा कि विजडम टीथ और ये और वो एग्जाम्पल लिखे होंगे तो उस पर करेक्ट उसको नहीं मान सकते हम लोग। वेस्टिगियल ऑर्गन का डेफिनेशन पूछा है। ठीक है, विच आर वेस्टिगियल ऑर्गन ऐसा नहीं पूछा है, व्हाट आर वेस्टिगियल ऑर्गन पूछा है। ठीक है, एक्सपांड द टर्म जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट या जाइगोट से आगे की स्टेज को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो इतना लिखना था। गिव द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज प्रोमिनेंट एट बर्थ बट गेट्स ग्रेजुअली एट्रोफाइड। एट्रोफाइड का मतलब होता है रिड्यूस्ड इन साइज। तो ऐसा कोई ग्लैंड बताओ जो कि जब बच्चा होते हैं हम लोग, बर्थ होता है हमारा, तो ये बड़े साइज का होता है, जैसे जैसे हम लोग एडल्ट स्टेज में जाते हैं ये छोटा होते जाता है। तो इसका एक ही आंसर है, सिंपल थाइमस, है ना। अगर मेरे लेक्चर आपने किए हैं तो आंसर आपको पता होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। देखो कितना ईजी है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसका आंसर है। गिव द नेम ऑफ माइक्रोबियल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटिन। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था कि ये थोड़ा सा डीप है, इसमें हो सकता है आप अटके हो, लेकिन अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, मैंने हर एंटीबायोटिक को कैसे याद रखना है उसकी ट्रिक बताई है। ठीक है, तो क्लोरोमाइसिटिन के लिए हमने क्या बोला था, चल चल वे, है ना, जैसे कि जेठालाल बोलता है चल चल वे, है ना, तो ऐसा हमने पढ़ाया था। चल से क्लोरोमाइसिटिन, तो ये एंटीबायोटिक का नाम आया। वे से वेंजुअली, ठीक है, या चल एसटी वे ऐसे भी याद रख सकते हो। एसटी से क्या आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुअली इसका ये है आंसर। ठीक है, इसके बाद एक इरिथ्रोमाइसिन भी था, तो उसका भी मैंने बताया था कि इरिथ्रोमाइसिन का इरिथ्रोमाइसिन से ही निकल आता है, इरिथ्रोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, इरिथ्रोमाइसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल इरिथ्रियस, सॉरी, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस। तो इरिथ्रोमाइसिन का क्या आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस। तो ऐसे आपको याद आ जाता है। ठीक है, पेन क्रिया, पेनिसिलिन क्रिया, क्रिजोजिनम, पेनिसिलिन क्रिजोजिनम।
तो बेसिकली हमने हर एक इसकी ट्रिक पढ़ी है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे और पढ़ाई करी होगी तो आपको बहुत इजी लगे होंगे, और ये भी आंसर वाज वेरी इजी। ठीक है, इंडोल 3 एसिडिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, इसका आंसर थाइमस है। जिफ्ट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द मदर और सरोगेट मदर। ठीक है, नेक्स्ट ये कब किया जाता है? जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो या किसी दूसरे मदर में हमें जाइगोट को इम्प्लांट करना। नेक्स्ट, विच सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस हार्मोन इंसुलिन? देखो कितना इजी क्वेश्चन है। बीटा सेल, बीटा सेल होता है जो इंसुलिन बनाता है, अल्फा सेल होता है जो कि ग्लूकागॉन बनाता है, और डेल्टा सेल होता है जो सोमैटोस्टैटिन बनाता है। ठीक है, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 300 सीड इन द एंजियोस्पर्म? अब सीड बोला है तो सीड किससे आते हैं? जाइगोट से। जाइगोट है जो आगे जाके सीड देता है। जाइगोट बनाने के लिए क्या चाहिए? एक हमको मेल गमिट चाहिए, एक मेल गमिट चाहिए और एक फीमेल गमिट चाहिए, है ना, एक मेल और एक फीमेल गमिट चाहिए। तो चलो दूसरे पेज पे करके देखते हैं। तो ये जाइगोट है और ये बनाता है आपका सीड। जाइगोट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक चाहिए मेल गमिट और एक चाहिए फीमेल गमिट। ठीक है, दोनों। अब मेल गमिट कितने बनते हैं? हम बोलते हैं एक मियोसिस में 4 पोलन ग्रेन बनते हैं और हर पोलन ग्रेन में 2 मेल गमिट होते हैं, बट वो दोनों मेल गमिट मिलके काम नहीं करते, समझे? दोनों में से एक ही जो है वो जाइगोट बनाता है। तो ऐसे हमको हर मियोसिस से, एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन मिलेंगे। देखो मैं आपको क्लियर बनाता हूँ। ये एक पोलन ग्रेन है, पीजी पोलन ग्रेन। ठीक है, ये सॉरी मदर सेल लिखते हैं, एमएमसी। तो ये आपके पास एक एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, आपके पास ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, तो ये जो मदर सेल है इसमें मियोसिस होता है, तो 1 2 3 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। अब एक पोलन ग्रेन को आप देखो तो इसमें 2 मेल गमिट होते हैं, लेकिन दोनों मेल गमिट फर्टिलाइज करते हैं क्या? इनमें से एक ही फर्टिलाइज करता है, या इधर भेज देते हैं इसको, एक ही फर्टिलाइज करता है और दूसरा जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन करता है, मतलब दोनों मिला के एक फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक पोलन ग्रेन हम ऐसा बोल सकते हैं, 1 पोलन ग्रेन इज इक्वल टू 1 पोलन ग्रेन इज इक्वल्स टू 1 फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब 1 सीड। ठीक है, तो एक मियोसिस से हमको कितने पोलन ग्रेन मिल रहे हैं? 4। एक से कितने मिल रहे हैं हमको? 4। तो ऐसे में हमको कितने चाहिए? 300 के लिए, 300 के लिए हमको 100 के लिए 25, फिर और 100 के लिए 25, फिर और 100 के लिए 25, मतलब 75 मियोसिस हमें किसके लिए लगेंगे? टू प्रोड्यूस 300 पोलन ग्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि अगर मेगास्पोर मदर सेल लेते हैं, ये मेगास्पोर मदर सेल, तो इसमें भी एक मियोसिस होगा और इसमें भी कितने? 1 2 3 4 सेल बनते हैं मेगास्पोर, लेकिन 4 में से 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही है जो कि सीड बनाने के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है। तो आप बोलेंगे एक मियोसिस में आपको एक ही फर्टिलाइजेशन मिलेगा, मतलब एक ही आपको फीमेल गमिट मिलेगा, मतलब एक ही फर्टिलाइजेशन मिलेगा। तो ऐसे 300 फर्टिलाइजेशन आपको अगर करने, 300 सीड चाहिए आपको, तो 300 सीड के लिए आपको कितने मियोसिस करने पड़ेंगे? 300 मियोसिस करने पड़ेंगे, है ना, 300 मियोसिस। तो 300 मियोसिस ये हो गए और 75 मियोसिस मेल गमिट के हो गए, तो ये आंसर 375 आ जाता है। बड़ा सिंपल है। तो आंसर इसका कितना आया? 375 लिखना था आपको। ठीक है, आई होप आपने लिखा होगा। तो इसका आंसर है 375। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म एमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या है? व्हेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अ पॉपुलेशन एग्जिट फ्रॉम द पॉपुलेशन, कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन से एग्जिट कर जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज एमिग्रेशन, एग्जिट। ठीक है, तो ये आपने यहां तक देख लिया। अब देखो ये 1 मार्क के क्वेश्चन भी बहुत इजी थे। अब यहाँ पे मैंने सिंपली आपके बुक के जो स्क्रीनशॉट्स है वो डाल दिया है कि आपके जो स्टेट बोर्ड के बुक में आंसर कहाँ कहाँ कौन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला 2 मार्क का क्वेश्चन था। 2 मार्क के क्वेश्चन में एटलीस्ट 4 पॉइंट होने चाहिए, बट 5-6 पॉइंट लिखो तो बेटर होता है। अटेम्प्ट 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 2-2 मार्क के हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस? तो मेंडल का सक्सेस बहुत केयरफुली प्लान्ड था। मेंडल के सक्सेस, मेंडल ने अपने पूरे के पूरे रिजल्ट को रेशो में एक्सप्रेस किया था, है ना। दूसरा हम देखते हैं मेंडल ने क्या किया कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे स्टडी की कि अलग अलग कैरेक्टर, और हर एक कैरेक्टर के लिए एक ही
एक ही जीन, एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था जिसके दो वेरिएंट थे, एक डोमिनेंट और रेसेसिव। तो ये बड़ा सिंपल आंसर था इसका, जो कि आपके बुक में पहले ही पेज पे लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। ठीक है, आगे अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में डालना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे। सबसे पहले आप लोग बी करेंगे, बी के बाद क्या करेंगे आप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद आप उस डीएनए को कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी आप डी करेंगे। फिर डी के बाद आप क्या करेंगे, आप उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन कराएंगे, तो इसके बाद आप ए करेंगे। फिर साउदर्न ब्लॉटिंग आप उसको पेपर पे ले लेंगे, और पेपर पे रहने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, मतलब साउदर्न ब्लॉटिंग यानी सी करेंगे। तो इसका आंसर बी डी ए सी आएगा, मतलब आपने ये ऐसे लिखना था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। तो इसको कैसे लिखना है कि एक साइड में आपको स्पर्म के बारे में लिखते जाना है, दूसरे साइड में ओवम के बारे में लिखते जाना है। अब मैंने स्क्रीनशॉट डाले इसलिए मैं एक अलग अलग डाला है। ठीक है, तो आपने स्पर्म लिखा, ओवम लिखा, आपने लिखा स्पर्म ये मेल गमिट है, ओवम फीमेल गमिट है। स्पर्म के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। एग के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के साथ बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। स्पर्म के स्ट्रक्चर में सेंट्रियोल होता है, एग के स्ट्रक्चर में सेंट्रियोल नहीं होता है। स्पर्म के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि कोई पोलर बॉडी नहीं होती है, एग के स्ट्रक्चर में पोलर बॉडी होती है। स्पर्म अपना मियोसिस कंप्लीट कर चुका होता है, एग मियोसिस में अभी भी अटका पड़ा होता है ना। तो ऐसी चीजें हमको यहाँ पे लिखनी होती है। स्पर्म में एग की मेम्ब्रेन को फर्टिलाइज करने, डाइजेस्ट करने के लिए ये होता है, क्या बोलते हैं, एक्रोसोम होता है। एग में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो बेसिकली ये डिफरेंसेस आपको लिखने थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो आंसर दिया है बुक में ऐसे क्या ऐसा लिखना है, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया ना, स्ट्रक्चर पे तो डिफरेंस नहीं पूछा था, बट मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐड किया है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली डिफरेंस स्ट्रक्चर पे था, डिफरेंस ये था कि स्पर्म और एग के फीचर अलग अलग कैसे है वो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया एग का स्ट्रक्चर, ये हो गया स्पर्म का स्ट्रक्चर, बट एक्चुअली क्वेश्चन इस पे नहीं था। क्वेश्चन था किस चीज पे, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको एग के फीचर और स्पर्म के फीचर अलग अलग लिखते आने चाहिए थे। ठीक है, आई होप समझ आया। एनलिस्ट द यूजेस ऑफ जीन थेरेपी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया, हाँ 6 पे आते हैं। एनलिस्ट द यूजेस ऑफ जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में यहाँ पे एक पेज पे दिया हुआ है कि यूजेस क्या क्या है। तो हम एक रिप्लेस मिसिंग या डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी जीन को डिलीवर कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसरस सेल। दूसरा, सप्लाई कर सकते हैं जीन को फॉर कैंसर सेल रिवर्ट बैक टू नॉर्मल सेल, कि कैंसर सेल को नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करने के लिए भी हम जीन थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम डिलीवर बैक्टीरियल या वायरल जीन टू इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के फॉर्म में बैक्टीरिया या वायरस का जीन हम अपने बॉडी में डाल सकते हैं, है ना। एंटीजन एक्सप्रेशन के लिए हम जीन का यूज कर सकते हैं। सप्लाई ऑफ जीन इम्पार्टिंग वायरल रेप्लिकेशन, ठीक है, तो इम्पेयरिंग वायरल मतलब हमारी बॉडी में वायरस का रेप्लिकेशन रोकने के लिए हम जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट दिए, आपको कोई भी 2-3 इफेक्ट अगर आप लिख लेते तो आंसर सही हो जाता। ठीक है, जीन थेरेपी में ये सारी चीजें होती है। आगे हम लोग बात करते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म जीन फ्लो एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो जीन फ्लो क्या होता है कि जब एक पॉपुलेशन में से कुछ नंबर ऑफ जीन निकल के बाहर दूसरी पॉपुलेशन में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं जीन फ्लो, बराबर है। तो हम लोग देखते हैं कि एक पॉपुलेशन है मान लो 100 लोगों की, जिसमें से 10-15 लोगों का आई कलर ब्लू है। अब ये 10-15 लोगों में से 8-10 लोग क्या हो गए, 15 में से 8-10 लोग, ठीक है, ये अपना ब्लू आई कलर लेके कहीं और दूसरे देश दूसरे गांव में चले गए, और दूसरे गांव में ब्लू आई कलर का जीन था ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, अब वहां पे जब ये अपना ब्लू आई कलर का जीन लेके गए तो उन्होंने जो बच्चे पैदा किए उनका भी आई कलर ब्लू आया, फिर उनके बच्चों का भी आई कलर ब्लू आया। तो अगर आप 2-3 जनरेशन के बाद देखोगे तो पूरे गांव का आई कलर ब्लू आपको दिखेगा, है ना। तो मतलब ज्यादातर लोगों का ब्लू दिखेगा। तो इस तरीके से जीन का माइग्रेशन होना इज कॉल्ड एज जीन फ्लो। क्रोमोसोमल एब्रेशन में हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ जाता, डिफॉर्मिटी आ जाना, इस क्रोमोसोमल एब्रेशन की क्रोमोसोम का डीएनए का कोई पार्ट डिलीट हो गया हो, डीएनए का कोई पार्ट डुप्लीकेट हो गया हो, डीएनए का पार्ट ऐसा घूम गया उल्टा, इधर था इधर हो गया। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, एक पार्ट एक क्रोमोसोम से निकल के दूसरे क्रोमोसोम में चला गया हो, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आंसर बहुत डिटेल में मैं बता नहीं पाऊंगा, आंसर आपके बुक में भी लिखे हैं और हमने जब टॉपिक डिस्कस किए थे वहां पे भी डिटेल में डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग सिर्फ बहुत मतलब सही तरीके से और फास्ट थोड़ा सा पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। अब फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या है।
तो एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है, एंडोस्पर्म फॉर्म होता है जिसकी वजह से प्लांट को अपना खाना मिलता है। दूसरा आगे हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रियो जो है वो पूरा नया क्या प्लांट फॉर्म कर देता है, तो फर्टिलाइजेशन की वजह से प्लांट बनता है। तीसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो आगे जाके एंडोस्पर्म देता है जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाता है। चौथा डिप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड को रिस्टोर करता है। और चौथा पॉली एम्ब्रियोनी को अवॉइड करता है। आगे ये ए और बी पूछा था, तो देखो ये अंदर से जा रहा है सेल के अंदर से होते हुए डायरेक्ट, तो सिंप्लास्ट पाथवे है, और जो बीच बीच में से जा रहा है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से वो एपोप्लास्ट पाथवे। तो बेसिक सी बात है ये। म्यूचुअलिज्म में आया था कि दोनों ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे को फायदा देते हैं, बेनिफिट देते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, है ना। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि जहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जैसे कि अलगी और फंजाई का कॉम्बिनेशन लाइकेन बनाता है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। अलगी फंजाई को खाना देता है, फंजाई अलगी को रहने की जगह देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो कैपिलरी वाटर इसेंशियल, क्योंकि ये वही वाटर होता है जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री टू 30 डिग्री होना चाहिए, अगर इनसे कम या ज्यादा रहेगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अगर सॉइल में रहेंगे तो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर सॉइल में अच्छा खासा एयर नहीं है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन की दिक्कत हो सकती है। इंक्रीज ट्रांसपिरेशन एक्सेलरेट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना। ट्रांसपिरेशन अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने, आई थिंक मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। 2 मिनट। ठीक है। देखिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है डिफरेंशिएशन में कि कोई सेल है जो कि डिवाइडिंग सेल है, तो ये मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक सेल का जब हम लोग देखते हैं परमानेंट सेल में कन्वर्ट होता है, परमानेंट सेल, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। और परमानेंट सेल आगे जाके अगर फिर से डिवाइडिंग में कन्वर्ट होता है, फिर से डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और ये डिवाइडिंग सेल वापस परमानेंट में फिर से कन्वर्ट होता है, तो इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन, है ना। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। आई होप ये भी आपको समझ आया हुआ है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिलेक्ट एंड रीराइट एप्रोप्रिएट डिसऑर्डर फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर के नाम दिए हैं और आपको एप्रोप्रिएट पता करना है कि कौन सा किसका है। साइनसाइटिस, एम्फाइजेमा, सिलिकोसिस, एबिस्टोसिस, लैरिंगाइटिस। तो ये देखो ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो ये आपका एम्फीजेमा आएगा, इसका आंसर एम्फीजेमा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस, म्यूकस डिस्चार्ज, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होता है साइनसाइटिस, है ना। नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड, लैरिंगाइटिस, नाम से ही पता चल रहा है भाई, है ना। इन्फ्लेमेशन ऑफ फाइब्रोसिस ऑफ लंग डैमेज, एबेस्टोसिस, एबेस्टोज और सिलिका की वजह से होता है, सिलिकोसिस, एबेस्टोसिस, ठीक है। तो बड़े सिंपल से डिजीजेस थे, ये भी आपने बता दिए, ठीक है। आगे बोला है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो स्क्रीनिंग का मतलब जो भी गंदे पानी के ऊपर जो भी कचरा होता है उसको साफ करना इज स्क्रीनिंग, कि आपने पॉलीथीन, पन्नी, थर्माकोल जो भी है उसको अलग किया। ग्रिड चेंबर मतलब बहुत सारे ईंटों के टुकड़े आपने कंटेनर में डाले और वहां से पानी पास किया, तो ईंट क्या कर लेती है, उसके बहुत सारे जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ब्रिक बैलस्ट, ब्रिक बैलस्ट का मतलब है ईंटों के टुकड़े, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। तो वहां उन ईंटों के टुकड़ों से पानी आप पास करोगे तो डस्ट भी ट्रैप हो जाएगी। तो आपने पहले कचरा साफ कर दिया, फिर डस्ट को साफ कर दिया, फिर आगे प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है। आगे गिव द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम HNRNA। तो हमने पढ़ा है HNRNA यानी हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें इंट्रॉन भी होता है और एक्सॉन भी होता है, इंट्रॉन भी होता है, एक्सॉन भी होता है, और कोई कैप या टेल नहीं होता। तो अब 3 स्टेप होती है, कौन कौन सी, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। तो ये 3 प्रोसेस से क्या होता है कि ये HNRNA mRNA में कन्वर्ट होता है, जिसपे सिर्फ एक्सॉन 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 होते हैं ना। तो ये आपके बुक में ये पूरी प्रोसेस दी है कि स्प्लाइसिंग, टेलिंग, कैपिंग।
तो ये तीनों प्रोसेस करने के बाद एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस HNRNA हेटेरोन्यूक्लियर RNA जो है वो कन्वर्ट होता है mRNA में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, डिस्क्राइब एनी टू टाइप ऑफ ईच प्री मेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म। तो ये आपके इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन चैप्टर में से क्वेश्चन है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं मेटिंग के पहले और मेटिंग के बाद में। तो प्री मेटिंग आइसोलेशन में हैबिटेट आइसोलेशन है, सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन है, इथियोलॉजिकल मतलब बिहेवियर के कारण जो आइसोलेशन होता है, मैकेनिकल आइसोलेशन, और पोस्ट मैटिंग में गमिट मोर्टेलिटी, जाइगोट मोर्टेलिटी और हाइब्रिड स्टरिलिटी है, ठीक है। इन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है, इसको अभी हम डिस्कस करके ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। आगे, एक्सप्लेन यूनिक फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का यूनिक फीचर क्या है, ठीक है। तो फीचर्स लिखने थे, अगर आपको ये नहीं लिखना है एक्टिव एक्वायर्ड, पैसिव एक्वायर्ड, वो नहीं लिखना था। ये फीचर है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसमें डाइवर्सिटी होती है, डिस्क्रिमिनेट करती है सेल्फ और नॉन सेल्फ, और मेमोरी होती है। अगर इसके अलावा आपने आंसर लिखा है तो बड़ी दुख की बात है कि आपका आंसर गलत हो गया, है ना। आगे, नेम द डिस्क्राइब हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज। तो इसका आंसर आपको लग रहा होगा कि ये रिप्रोडक्शन में से क्वेश्चन है, गलत जवाब। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आखिरी में ग्लैंड्स के बारे में बात की है। तो ओवरी भी एक तरीके का ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो ये हार्मोन सिक्रीट करता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। इनके फंक्शंस की बात की है कि ईस्ट्रोजन एक तरीके से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और एंडोमेट्रियल थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरॉन भी एंडोमेट्रियल थिकनिंग, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस और मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिलैक्सिन एक तरीके से डिलीवरी के टाइम पे सर्विक्स को रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनहिबिन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे LH और FSH को सिक्रीशन को रोक देता है, ठीक है। तो ये हार्मोन ओवरी के हार्मोन है एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ दिस हार्मोन, ठीक है। तो अगला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन PCR टेक्निक। तो PCR टेक्निक के अलग अलग स्टेप्स कौन कौन से हैं, हमको क्या पता चल रहा है कि एक स्टेप है यहाँ पे आपका डीनेचुरेशन, देखो स्टेप के नाम दिखे, डीनेचुरेशन। दूसरा एनेलिंग, डीनेचुरेशन को आप 90 डिग्री सेल्सियस 94 डिग्री सेल्सियस पे करते हो, एनेलिंग को आप 60 डिग्री सेल्सियस पे करते हो जिसमें प्राइमर ऐड होता है, और उसके बाद में आप करते हो सबसे आखिरी में पॉलीमराइजेशन, या एक तरीके से रीनेचुरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ये जो होता है, या एक्सटेंशन भी बोला इसको, एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन, ये वाला जो प्रोसेस होता है ये आपका 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। और ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है और इंपॉर्टेंट में भी बताया हुआ है मैंने, और ये आता है तो देखो आ भी गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये डायग्राम्स पूछे, ए क्या है, देखो मल्टीलोब न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल, बाइलोब हेडफोन जैसा एसिडोफिल, और ये बड़ा सा किडनी शेप न्यूक्लियस मोनोसाइट। तो ये देखो ये मोनोसाइट, ये आपका एसिडो यानी इओसिनोफिल, और ये न्यूट्रोफिल, ठीक है। अगर आपने इसको एसिडोफिल भी लिखा है ना तो गलत नहीं है, एसिडोफिल का मतलब ही इओसिनोफिल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो गया ना, हाँ ये भी हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी के लिमिटेशंस क्या है। रूट प्रेशर थ्योरी जो हमने देखी है कि उसमें देखा है कि पानी के अंदर आने की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर की वजह से जो है पानी ऊपर ऊपर चढ़ता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर तक ही चढ़ा सकता है, 20 मीटर से ज्यादा चढ़ा नहीं सकता। तो ये एक ड्रॉबैक है। कुछ प्लांट 30, 40, 50 मीटर के होते हैं, उनमें कैसे होगा, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप कैन ऑल्सो ऑकर इन एब्सेंस, यहाँ पे बोला है कि पानी ऊपर भी जा सकता है इन एब्सेंस ऑफ रूट प्रेशर, है ना। जिम्नोस्पर्म ट्री में क्या होता है, रूट प्रेशर नियरली 0 होता है जिम्नोस्पर्म ट्री में। आगे, एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट, बहुत प्लांट जो ट्रांसपायर करते हैं वो तो रूट प्रेशर उनमें होता ही नहीं, ठीक है। जाइलम सैप अंडर नॉर्मल कंडीशन अंडर टेंशन इट शोज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब रूट प्रेशर तो पॉजिटिव प्रेशर है, लेकिन बहुत बार जाइलम सैप का प्रेशर नेगेटिव देखा गया है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हमको देखने को मिल सकते हैं कि हर बार हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पानी सिर्फ और सिर्फ रूट प्रेशर से ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अगला, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखो एक हाउस होता है, मतलब लंदन वगैरह में क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि वहां पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, -15, -16, -20 डिग्री। तो ऐसे टेम्परेचर में पेड़ों का ग्रो करना या खेती कर पाना मुश्किल होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कांच के बड़े बड़े घर बनाते हैं, और वो उन बड़े बड़े कांच के घरों में क्या करते हैं, पेड़ों को ग्रो करते हैं। अब आप बोलेंगे इससे क्या होता है, आपने कभी गर्मी में या नॉर्मल कंडीशन में भी कार का दरवाजा खोल के देखना, आप कार के अंदर बैठ के देखना कि आपको ऐसे गर्म भाप आएगी, एकदम गर्म चीज लगेगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि हीट कांच से अंदर तो आती है लेकिन बाहर नहीं जाती, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट उसी को बोलते हैं कि आपने घर बनाया कांच का, उसके अंदर आपने पेड़ लगा दिए, तो हीट क्या करती है, कांच में से अंदर आती है लेकिन फिर उस कांच में से बाहर नहीं जा पाती, थोड़ी बहुत बाहर जाती है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर मैं ये बनाऊं,
ये आपका कांच का घर है मान लो, ये ऐसा, तो हीट आई, फिर बाहर गई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर गई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, तो ये अंदर हीट का एक पूरा एक नेटवर्क बन जाता है बहुत बार। तो इसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, इंफ्रारेड के ये जो रेज होते हैं ये ट्रैप हो जाते हैं और ये गर्म कंडीशन फॉर्म करते हैं। तो जितना टेम्परेचर बाहर है उससे अराउंड 10-15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है उस कांच के घर में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आया, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही अर्थ पे भी हो रहा है। अर्थ पे क्या है कि जितनी भी हमने गैसेस, पोल्यूटेड गैसेस रिलीज किए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह जो भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करती है, ये एक पूरी ब्लैंकेट, एक चादर बना लेती है अर्थ के ऊपर। और हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी जो अर्थ पे लाइट आती है, तो लाइट देखो अर्थ पे आई और कुछ वापस गई और कुछ वापस करके वापस रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आप पोल्यूटेड गैसेस रिलीज करते हो उसके कारण अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अर्थ का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अगर आज के आज ये सारी गैसेस की लेयर हट गई तो सीधा 15, 16, 20 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर हम ऐसे ही गैसेस रिलीज करते रहे तो एनवायरनमेंट धीरे धीरे गर्म होते जाएगा, ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, समंदर का लेवल बढ़ने लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग आ सकती है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझ आया होगा और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला हम लोग बात करते हैं डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन। तो इथिलीन के बारे में हमने पढ़ा है कि एक ऐसा हार्मोन है जो फ्रूट को राइपेंड करता है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी नहीं लिखनी थी, इसके फायदे लिखने थे। तो ये कुछ प्लांट में सीड की डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है ना, फ्रूट को जैसे बनाना वगैरह को राइप करता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एब्सिशन लेयर फॉर्म करके पेड़ों के पत्ते झड़ा देता है ना। इसके अलावा लैटरल बर्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, अपाइकल डोमिनेंस कॉज कर सकता है, रिटार्ड कर सकता है फ्लावरिंग को, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे एपिनेस्टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉपिंग ऑफ लीफ एंड फ्लावर करवाता है, ये लीफ और फ्लावर को ड्रॉप करवा देता है, फीमेल फ्लावरिंग करवा देता है, ये फीमेल फ्लावरिंग कर देता है कुकुम्बर वगैरह में, यहाँ पे लिखा है क्या पता नहीं, ठीक है। इसके अलावा इनिबिट फ्लावरिंग इन मोस्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग कॉज करता है, ज्यादातर प्लांट में फ्लावरिंग को इनिबिट करता है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल फ्लावरिंग कर सकता है कुकुम्बर जैसे प्लांट में। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। डिग्रीनिंग इफेक्ट देता है, मतलब ग्रीन कलर को धीरे धीरे येलो में कन्वर्ट करता है। तो ऑल दीज आर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो कि इथिलीन के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये नर्व के बारे में पढ़ा था मैंने भी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है कि नर्व आते हैं, आपको करना चाहिए। इसकी ट्रिक भी हमने लिखवाई थी, OOTT एफेगस, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। देखो हमने ये लिखवाया है OOPT या TT भी बोल सकते हो, एफेगस, है ना। तो ये क्या है, सबसे पहले हम नाक को हाथ लगाते हैं तो हमारा ऑल्फैक्टरी है पहला, ठीक है। उसके बाद आंखें आते हैं तो ऑप्टिक है। तीसरा हमारा आंखों के बाजू में आंखों की मसल ऑक्यूलोमोटर है। फिर पैथेटिक या ट्रोक्लियर, फिर ट्राइजेमिनल, फिर एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस ए 2 बार है तो AB पहले आएगा, B तो एब्ड्यूसेंस आएगा, फिर फेशियल आएगा, फिर ऑडिटरी AU आएगा, फिर ग्लॉसोफेरिंगियल आएगा, वैगस आएगा, स्पाइनल एसेसरी आएगा और हाइपोग्लॉसल आएगा। तो ये 12 नर्व है और बहुत ही इजी है और इसमें भी क्वेश्चन आ रखा है ना। तो ये देखो, तो आपका क्वेश्चन क्या आया है कि आपको पहली नर्व बताना है, फर्स्ट जो कि ऑल्फैक्टरी है, फिर आपको फोर्थ बताना है, फिर आपको 7th फेशियल बताना है। तो इतना इजी क्वेश्चन था। आगे हम लोग बात करते हैं एनर्जी पिरामिड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है क्योंकि हर जो लोअर ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी होती है उसमें से कुछ एनर्जी वो यूज करता है और फिर उसे कोई और खाएगा, तो जो बची हुई एनर्जी है वो अगले ट्रॉपिक लेवल में जाएगी। फॉर एग्जांपल, पेड़ ने बहुत सारी एनर्जी बनाई लेकिन पेड़ ने कुछ एनर्जी अपने फायदे के लिए, अपने ग्रोथ के लिए यूज कर ली। अब उस पेड़ को पूरा का पूरा मान लो किसी एनिमल ने खा लिया, तो उसके बॉडी में जो एनर्जी बची हुई है पेड़ में वही गई। तो एनर्जी सबसे ज्यादा पेड़ के पास थी, उससे कम पहले ट्रॉपिक लेवल में। फिर पहले ट्रॉपिक लेवल ने भी अपने भागने दौड़ने खेलने कूदने के लिए कुछ एनर्जी यूज की, उसके बाद फिर उसको किसी दूसरे बड़े एनिमल ने खा लिया, तो जो उसके पास एनर्जी बची थी वो आगे गई, ठीक है। तो हर बार एनर्जी जो है वो निचले ट्रॉपिक लेवल पे ज्यादा होती है और ऊपर के ट्रॉपिक लेवल पे कम होती है। 10% लॉ हमने इसमें पढ़ा है कि हर नए ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे, व्हाट इज लैक, एनलिस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लैक। लैक क्या है, एक इंसेक्ट होता है लेकेफेरा लैका,
तो उसके सिक्रीशन के कारण हमको यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको लैक कहते हैं ना। लैक में एक नेचुरल लैक होता है जो कि जिसमें बहुत धूल मिट्टी जमी होती है, उसको जब प्योर किया जाता है तो शेलैक मिलता है। तो शेलैक के बारे में लिखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोला है कि टोटल 85% लैक इंडिया प्रोड्यूस करता है। इसका काम क्या क्या है, बैंगल बनाने में, टॉय बनाने में, वुड वर्क में, इंक, मिरर, ये सारी चीजें बनाने में ये काम आता है। और यहाँ पे और बोला है प्रोडक्शन ऑफ लैक रिक्वायर आर्टिफिशियल इनोकुलेशन ऑफ प्लांट विच गिव बेटर एंड रेगुलर सप्लाई। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, लैक प्रोडक्शन में लैक के इंसेक्ट को जानबूझ के आप ऐसे प्लांट पे छोड़ते हो जहां पे वो अच्छे से लैक प्रोड्यूस कर सके और उसका आप फायदा उठा सके, ठीक है। तो ये बेसिक सिंपल सी चीज थी, लैक क्या है और लैक किस तरीके से फायदेमंद होता है ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन का है, ठीक है। अब आता है सेक्शन डी जिसमें 4-4 मार्क के कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और वो भी बहुत इजी है। डिस्क्राइब हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस विथ वेल लेबल्ड डायग्राम, है ना। तो ये आपके बुक में एक्सप्लेनेशन लिखा है। टेस्टिस की बाहर की लेयर अल्ब्यूजिनिया, वेजिनालिस, ट्यूनिका, वेस्कुलोजा, है ना। तो ये लेयर होती है, सबसे बाहर वाली वेजिनालिस होती है, उसके अंदर अल्ब्यूजिनिया, उसके अंदर वेस्कुलोजा होती है ना। लोब्यूल्स होते हैं अराउंड 200 to 300, हर लोब्यूल में 2 से 3 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सब ये सर्टोली सेल्स होते हैं, इसके अलावा जर्म सेल होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। ल्यूमन होता है, स्पर्मेटिड के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो यही आपको बेसिक सी चीज थी, लिखनी थी। और आजू बाजू में इंटरस्टेशियल लेडिक सेल होते हैं, ये लिखना था। तो कितना इजी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आया था, सोचो। नेक्स्ट, व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कितना इजी था, ये भी मैंने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिया है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से आपको एक्स की मोनोसोमी देखने मिलती है, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स के साथ 0, ठीक है। यहाँ पे 47 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाई। तो ये इतनी इजी सी चीजें थी और इसमें इसके आपको फीचर लिखने थे अराउंड कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं वो लिखने थे बस। आगे, नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया विथ वेल लेबल डायग्राम। तो डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए आपको प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम बताना था, जो कि हम देखते हैं कि प्लेनेरिया के नर्वस सिस्टम में डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, यू शेप इन्वर्टेड ब्रेन होता है जो कि हेड रीजन में होता है, आईज होती है जो कि प्रॉपर नहीं होती डेवलप, ठीक है। इसके अलावा इसमें लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। तो यही तो आपको बताना था। और क्या बताना था, वेंट्रल नर्व प्लेक्सस होते हैं ये बताना था, ठीक है। सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं ये बताना था, दैट्स इट। आगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। ग्राफ्टिंग क्या होती है, जब किसी पेड़ को बीच में से काट के उस पे किसी दूसरे पेड़ की डंडी को डाल के उसको सील कर देते हैं और वो 2 पेड़ों के फीचर को एक में मिलाने के लिए जो चीज की जाती है उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। अगला, ठीक है, अगला एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड प्रोडक्शन होता है, उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। इसके 2 टाइप है, एक आपका रिकरेंट नॉन रिकरेंट और एक है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये इसके टाइप्स वो भी आप लिख सकते थे, है ना। आगे, पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में बात की गई है। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी हम लोग देखते हैं कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो का प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। ज्यादातर सिट्रस प्लांट में देखने को मिलती है, ठीक है। एक आध एम्ब्रियो जाइगोट से बन सकता है, उसके अलावा न्यूसेलस के सेल अंदर घुस के एम्ब्रियो बना देते हैं, इंटेग्यूमेंट के सेल अंदर घुस के एम्ब्रियो बना देते हैं। तो ये सारी चीजें लिखनी थी। आगे, पार्थिनोकार्पी। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन पार्थिनोकार्पी होता है। पाइनएप्पल, बनाना, पपाया, ऐसे फ्रूट जिनमें सीड नहीं होते वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। अब आप बोलेंगे सर हमने तो बनाना में सीड देखे, हमने तो पपाया में सीड देखे। बेटा, अगर आपने पपाया में सीड देखे इसका मतलब सीड बना, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब वो पार्थिनोकार्पिक नहीं है। तो अगर आप कोई पपाया काटो उसमें सीड देखो, इसका मतलब वो पार्थिनोकार्पिक नहीं है, वो नॉर्मल पपाया है जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है। बिना फर्टिलाइजेशन का अगर आप पपाया देखोगे तो उसको काटने के बाद अंदर आपके छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्पॉट दाने दिखेंगे जो कि ओव्यूल है, ठीक है। लेकिन उसमें एक भी काला सीड नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जो भी बनाना आप खाते हो, जो भी पाइनएप्पल, पपाया आप खाते हो, वो सीडलेस होते हैं और वो पार्थिनोकार्पिक होते हैं। जंगल में जाओ आप कभी, जंगल में जाके जंगल में अगर आपको गलती से केले का पेड़ दिख गया, आप उसके केले निकाल के खाने की कोशिश करो या केले को छील के देखो, उसमें आपको सीड मिलेंगे। बिकॉज जंगल में कोई पार्थिनोकार्पी नहीं करता है ना। हम अपने फायदे के लिए ऐसे बनाना ग्रो करते हैं जो पार्थिनोकार्पिक हो, जिसको हमें खाने में मजा आए, ठीक है। जंगल में तो ऐसा कुछ नहीं होता, जंगल में नेचुरल सीड वाले बनाना आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, इंटरप्रेट द गिवन डायग्राम ए एंड बी। तो ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम दिख रहा है। ए और बी क्या है, ए इनहेलेशन का डायग्राम है, यहां पे इनहेलेशन हो रहा है और बी में एक्सहेलेशन हो रहा है ना। इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
क्या होता है इनहेलेशन में? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चेस्ट अपवर्ड एंड आउटवर्ड पुल होती है, पुल। अंदर थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, हवा बाहर से अंदर जाती है, ठीक है। एक्सहेलेशन में क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो रिलैक्स होते हैं, चेस्ट इनवर्ड जाती है, डाउनवर्ड जाती है, ठीक है। इसके वजह से अंदर का थोरैसिक वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, एयर बाहर जाती है। यहाँ पे डायफ्राम कैसा हो जाता है? डायफ्राम यहाँ पे फ्लैट हो जाता है और यहाँ पे डायफ्राम डोम शेप हो जाता है। यहाँ डायफ्राम डोम शेप होता है और यहाँ डायफ्राम फ्लैट होता है। तो ये बेसिक सी चीज थी, ये लिखना था, बस इतना सा लिखना था। ब्रीदिंग क्या है और ये एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन, दैट इज, ये आंसर में इतना रिक्वायर्ड था। तो पेपर वॉज रियली इजी। आई होप ये जो लेक्चर है इसमें पेपर का जो सॉल्यूशन है आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ कुछ भी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इस वजह से वीडियोस नहीं आ रहे हैं। जैसे ही फ्री होता हूँ वीडियोस आ जाएंगे। आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और खुश होंगे, जिंदगी के मजे ले रहे होंगे। तो ऐसा ही आप लोग अपने लाइफ में पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, जिंदगी के मजे लेते रहो और हमारे वीडियो लेक्चर के साथ बने रहो, दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना है तो करो, अदरवाइज बी हैप्पी, ठीक है। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही। बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और क्लास में कोई और अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।